अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। बहुत शुक्रिया होती साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम खबरें लेंगे। होती साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। ईवान बाला में यानी सेनेट में वजारत पानी और बिजली की जानिब से गलत बयानी से काम लिया गया। क्या ये सिर्फ बिजली चोरी के मामले पे हुआ या दीगर मामलात पे भी रहा? बहुत सारे मामलात पे हुआ, लेकिन दो मामलात जो भट्टी साहब आप बहुत ज़्यादा कवर करते हैं बिजली को, दो मामलात खुल के सामने आ गए हैं बिजली के बारे में। एक कैपेसिटी चार्ज है कि बिजली हम ले नहीं रहे और उसके पैसे दे रहे हैं बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को। दूसरा, बिजली का जो अमला है वो बिजली चोरी करा रहा है। ये दो बड़े मसले हो गए। अब अगर सर्कुलर डेट बढ़ेगा तो और वजूहात कम होंगी, ये बड़ी भी होगी। इन दो वजूहात की वजह से जो पैसा ज़ाया हो रहा है, उस पैसे की वजह से कर्जा लेना पड़ रहा है, उस कर्जे की वजह से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। अब अमले की बिजली चोरी कराने में जो मावनत है वो भट्टी साहब इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी करप्ट महकमे को के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इतनी करप्शन की होगी जितना कि बिजली की चोरी में अमला करवा रहा है। अब इस चोरी के मसले में उनसे सवाल पूछा गया, सेनेट में एक सवाल पूछा गया कि आप बताएं कि चोरी का रोकने का आप क्या कर रहे हैं। अभी ये देखें, हैरानी की बात कि आप कैपेसिटी चार्ज के मसले पे क्या कर रहे हैं, ये सवाल आज तक सेनेट में या कौमी असेंबली में नहीं पूछा गया। वजह भाई, आप इतने मुखालिफ थे नवाज शरीफ के, ये सारे पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ, ये सब लोग ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि इसका क्या कर रहे हो? बिजली चोरी का अलबत्ता पूछ लिया। अब बिजली चोरी में भी गलत जवाब आ गया सामने। वो गलत जवाब क्या है? बिजली चोरी में असल काम है टेक्नोलॉजी। क्या आपने टेक्नोलॉजी लगानी है और उसके जरिए आपने ये पता करना है कि कौन चोरी कर रहा है। उसके बावजूद अगर चोरी हो रही है तो बाकी सारी चोरी अमले की है। बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में भी झूठ बोला। देखें, वो चंद बातें करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है कि आवाम के सामने ये बात आए। बिजली का महकमा कहता है कि कुंडे से बचने के लिए एक नई किस्म की केबल लगाई है हमने। कहाँ लगाई है? पाकिस्तान भर में अगर इस वक्त कैमराज निकल जाएं तो वहाँ पे सारी तरफ कुंडे लगे हुए हैं। तो कुंडे से बचने के लिए आप नई केबल कहाँ है? दूसरा, उन्होंने जवाब दिया है कि बिजली के जो कमी है उसको पूरा करने के लिए नए मंसूबे लगाए जा रहे हैं। भाई, जो पहले की बिजली है उस पर तो आप कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं, वो तो चोरी भी हो रही है, वो तो पहुंच भी नहीं रही है। सही। तो नए आप इसका जवाब दे रहे हैं। बिजली चोरी के मसले पर जो जवाब है महकमे का वो ये है कि नए हम कारखाने लगा रहे हैं, नई बिजली पैदा कर रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते और इससे ये साबित होता है कि महकमा बिजली चोर अमला जो है उसके साथ मदद कर रहा है। बिल्कुल सही। अब 561 लोग जो हैं कहते हैं हमने बिजली चोरी में केसेस हैं हमारे। 561। मैं पहले देख के हैरान हो गया कि इतने बड़े केसेस हैं। जब मैंने महकमे से पूछा कि भाई 561 तो बहुत केस हैं, ये कहाँ है केस? तो उन्होंने कहा कि जनाब असल केस 561 नहीं, असल केस हजारों में हैं, लेकिन किसी भी केस को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ये सेनेट को बताया गया कि 561 केस हैं। जो इन्होंने पकड़ के रखे हैं, रजिस्टर पे हैं, वो हजारों में हैं। एक एक गली, एक एक छोटी फैक्ट्री, एक एक बड़ी फैक्ट्री, एक एक ऐसी जगह जहां पे लोग ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, हर जगह बिजली की चोरी के हमने हजारों केस पकड़े हुए हैं, रजिस्टर पे हैं। उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और साथ रिपोर्ट 561 किया जा रहा है। अब 561 में क्या है कि 561 तो उन्होंने बता दिया कि केस हैं बिजली चोरी के, उसमें अमला कितना मसला बना हुआ है। मोती साहब, 561 हो ये 5061 हो, बिजली की तकसीमकार कंपनियों के अमले की मिली भगत बगैर बिजली चोरी नहीं हो सकती। 2008 में भी इसी किस्म के सवाल होते थे सेनेट में, 2013 में भी ऐसे हुए, 2018 में भी ऐसे हो रहे हैं।
कोई ये सवाल करने को, ये जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है कि जो बिजली चोरी में करवाने में मुलविस था और जिसने बिजली चोरी की उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और इस बुराई का खात्मा कब होगा, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। बिजली चोरी में दो सवालात सबसे अहम हैं। एक है टेक्नोलॉजी का कि कब लगेगी, उसका उन्होंने कहा कि कोई पता नहीं कि ये टेक्नोलॉजी कब लगेगी कि बिजली चोरी। दूसरा, बिजली चोरी में सबसे अहम मसला ये है कि जो अमला चोरी करवाता है, दूसरी बिजली चोरी जो अमले के से मिले बगैर जो बिजली चोरी है वो 2% है, बाकी 98% जो चोरी हो रही है वो अमले से मिली भगत में हो रही है। तो वो जो 98% जो अमला चोरी करवा रहा है उसमें जो केस बने हैं उस केसों को आगे ले जाना जो है और उस पर सजाएं दिलवाना, नौकरियों से निकालना, वो कितनी तेजी है उस पर सेनेट ने भी सवाल नहीं पूछा और इनके पास भी जवाब नहीं। ठीक है, सबसे अहम नुक्ता होती साहब आपकी जानिब से उठाया गया कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उन पे आज तक सवाल नहीं हुआ, ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का बेवजह ही निजी कंपनियों को क्यों जा रहा है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। भट्टी साहब आपसे जानना चाहेंगे, मुस्लिम लीग नून के दौर की परछाइयाँ जारी हैं और कुछ रिकॉर्ड अभी खुल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ शुगर मिल्स मालिकान हैं जिनको तकरीबन 190 अरब रुपए का फ़ायदा दिया गया। कैसे दिया गया? ये बड़ी टेक्निकल इंपॉर्टेंट स्टोरी है होती साहब। 2013 के अंदर मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आई तो उस वक्त एक जो इलेक्शन भी हुए थे, बिजली बहरान, बिजली लोड शेडिंग का खात्मा, वादे किए गए अवाम के साथ और एक प्लान दिया गया कि हम बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए नए पावर प्लांट्स लगाएंगे, मुख्तलिफ फ्यूल के ऊपर हम बिजली की पैदावार में, बिजली की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करेंगे। वो अमल शुरू हुआ। उसके अंदर एक प्लान था कि 1000 से 1200 मेगावाट बिजली की पैदा करने की सलाहियत हमारे पास मौजूद है। जो हमारी शुगर मिल्स हैं वहाँ पर जो हम गन्ने की जो फोग है उसके साथ जो बायोमास कुछ दीगर फ्यूल हैं उनके ज़रिए से हम 1000 से 1200 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक हमारे पास फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए और उसके बाद इन मालकान को, शुगर मालकान को हम एक पुरकशिश पेशगी टैरिफ दें। उन्हें पता हो कि हमें ये टैरिफ मिलना है, ये हमारा मुनाफा होगा। उसके बाद वो अपने यहाँ पर पावर यूनिट्स लगाएं। 1.5 से 2 साल के दौरान हम ये बिजली सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। और कहा गया कि ये बिजली बड़ी सस्ती भी होगी। अब बिजली एक ऐसा शोबा है कि इसके अंदर टेक्निकल, इसके अंदर हेड्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर तरीक़ेकार होते हैं। इसकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, इसके टैरिफ की तैयारी के अंदर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप छोटी सी शराइत के अंदर रद्दोबदल करके, हल्की बुल्की आप डिविएशन करके या हाथ हौला रख के आप एक कंपनी को अरबों रुपए का मुनाफा, इजाफी मुनाफा, भेजा मुनाफा उसको फराहम कर सकते हैं। ये कुछ मामला इस किस्म का है। हमें दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज मसूल हुई हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने यह भांडा फोड़ा है कि 2013 में नेपरा ने मई 2013 में अपफ्रंट टैरिफ दिया बगास के पावर प्लांट्स के ऊपर जो कि शुगर मिल्स के मालकान ने लगाना थे। उसका टैरिफ मुकर्रर किया गया 10 रुपये 40 पैसे। उसके बाद उसकी शराइत थी, उस शराइत के अंदर रद्दोबदल का सिलसिला शुरू कर दिया गया और नेपरा ने अगस्त 2013 के अंदर ही उसकी कुछ शराइत तब्दील की। 1 साल तक ये टैरिफ एप्लीकेबल होना था। 2014 से फिर उसको 1 साल की तोसी दी गई 2015 तक। 2015 से फिर 2 साल की मजीद तोसी दी गई। इस अरसे के दौरान मजमूई तौर के ऊपर 940 मेगावाट बिजली पैदा करने की 27 पावर प्लांट्स जो कि शुगर मिल्स के अंदर लगने थे, शुगर मिल्स के मालकान ने लगाने थे, उनको अपफ्रंट टैरिफ उनका मंजूर किया गया। अब इस 27 यूनिट में से जो 15 यूनिट्स ऐसे थे जिनकी जो पैदावारी सलाहियत 550 मेगावाट है, बहुत बड़ी पैदावारी सलाहियत है, उनको इस कंडीशन के ऊपर इजाज़त दी गई कि आपसे जो बिजली है, आपका जो गन्ने का क्रशिंग सीजन है वो है नवंबर से अप्रैल के दौरान, तकरीबन 6 माह का अरसा बनता है। इस अरसे के दौरान सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बिहाफ के ऊपर आपसे ये बिजली हर सूरत खरीदेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर खरीदेगी। आप अपने प्लांट को पूरी सलाहियत पर चलाएंगे और जो अगले 6 माह होंगे फिर हम आपसे बिजली खरीदने के पाबंद नहीं है। बिजली की तलब देखेंगे और जो सस्ते पावर प्लांट्स होंगे पहले उनसे बिजली खरीदी जाएगी। यहां से चूंकि बगास के मुकाबले में और बहुत से ऐसे पावर प्लांट हैं जिनसे हम सस्ती बिजली पैदा करते हैं। 27 यूनिट्स में से 5 शुगर मिल्स की ऐसी हैं जिनके टैरिफ को वन टाइम एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर कुछ टेक्निकल हेड्स की मद में उनके टैरिफ में औसतन 32 पैसे फी यूनिट बाद में दोबारा इजाफा किया गया।
वो टैरिफ 10 रुपये 40 पैसे फी यूनिट से बढ़कर 10 रुपये 72 पैसे हो गया। ये सरकारी दस्तावेज है, ये हम नहीं कह रहे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जहां वहां पे उनकी मैनेजमेंट तब्दील हुई, उन्होंने सारे मामले का ऑडिट किया, उन्होंने टेकअप किया गवर्नमेंट के साथ, नेपरा के साथ, कि आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है। 30 साल के लिए इन 27 पावर यूनिट्स का आपने टैरिफ मंजूर किया है। आपके इजाफी टैरिफ के नतीजे में आपके जो हमारी कंडीशन थी 6 माह से 1 साल के दौरान बिजली खरीदने के मामले से और एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वजह से 30 साल में 190 अरब रुपए का मालकान को इजाफी फायदा होगा और बिजली सार्फिन को नुकसान होगा। आप इस मामले को वापस लीजिए, रिव्यू कीजिए, क्योंकि एनर्जी परचेज एग्रीमेंट की है सीपीपीए ने। सीपीपीए चाहता है कि मैं अपने एनर्जी परचेज एग्रीमेंट को अब रिवाइज करना चाहता हूं, इसलिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में, कौमी खजाने के इंटरेस्ट में ये मुआहदे, ये टैरिफ अप्रूव नहीं किया गया, इसको रिव्यू होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत ने मई 2017 तक अपना काम मुकम्मल कर लिया। नेपरा का बुनियादी जिम्मेदारी थी कि सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती, नेपरा इस तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है। अब ये बताएं कि देखें, एक जो कंपनियां पहले से कायम हैं उनको एक कैपेसिटी चार्ज दिया गया है कि अगर हम आपसे बिजली नहीं लेंगे तो आपको कैपेसिटी चार्ज देंगे, आपको पैसे देंगे। नंबर 1, क्या इनके साथ कोई ऐसा मुआहदा है? एक। दूसरा, क्या टेल एंड माउथ है? टेल एंड माउथ का मतलब ये है कि इन्होंने जो बिजली पैदा की उसी से अपना कारखाना भी चलाएंगे और ये वापडा से किसी से बिजली नहीं लेंगे। तीसरा, जो इनके साथ मुआहदा किया गया है क्या वो सावरन है? उनके साथ तो सावरन मुआहदा किया है, उसकी गारंटी स्टेट ने दी है। इनके साथ मुआहदा जो है ये क्या सावरन है? इसमें आप सॉवरन गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सीपीपी है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट बिहाफ के ऊपर वो एग्रीमेंट करती है। बाइंडिंग तो आपके ऊपर है। अब आप इन मुआहदों को ओपन करेंगे, बहुत बड़ी लिटिगेशन होगी, मामला अदालतों में जाएंगे और एंड के ऊपर जाके आप ट्रैक रिकॉर्ड ये है एनटीडीसी और सीपीपी का कि आप केस हार जाते हैं। तो अब मुश्किल है कि आप इन चीजों को रिवाइज कर सकें। नेपरा का एक रोल मौजूद है, नेपरा इन टैरिफ को ओपन करके दोबारा से गौर कर सकती है। लेकिन जहां तक बात है उन 15 यूनिट्स की, उनको तो आपने जिस कंडीशन का टैरिफ दिया है, आप उनसे नहीं चलवाएंगे तो आप उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप उनसे पूरे साल बिजली खरीदने के पाबंद हैं। वो अनाउंस करेंगे कि हमारे पास 30 मेगावाट 50 मेगावाट बिजली अवेलेबल है, तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर उनसे हर सूरत बिजली खरीदनी है। तो ये मुआहदे वन साइडेड हैं, हायर साइड के ऊपर हैं, पब्लिक का और कौमी खजाने का इसमें भारी नुकसान। ठीक भट्टी साहब, नेपरा और दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी खामोशी बहुत बड़ा सवाल है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नैब की जानिब से वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट को लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अनवर सुमरा हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, करप्शन का शुबा है जिसकी बुनियाद पर तहकीकात की जा रही हैं, कामरान लाशारी का किरदार क्या है इसमें? जी फैसल साहब, बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो 2006 में वर्ल्ड सिटी एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें वर्ल्ड बैंक ने 65 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो दिया। और उस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि जो अंदरूनी शहर तारीख़ी इमारतें हैं, वो कौमी विरसा है, उसको असल हालत में बहाल किया जाए, उनकी ताज़ीन व आराइश की जाए, वहाँ टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए। अब सूरत हाल ये है कि ये प्रोजेक्ट चलता रहा। 2012 में प्रोजेक्ट से इसको कन्वर्ट कर दिया गया अथॉरिटी में, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बना दी गई। और 2012 में कामरान लाशारी साहब जो हैं, दिसंबर 2012 में जब रिटायर्ड हुए तो उनको इनका डीजी लगा दिया गया और उनके ये ज़िम्मे दिया गया कि वो जितनी भी 1500 के करीब इमारतें हैं अंदरूनी शहर में, जो तारीख़ी शहर है, उनको बहाल किया जाए और उनकी ताज़ीन व आराइश की जाए। वहाँ टूरिज़म एक्टिविटीज़ जो हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए और गैर मुल्की टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए ताकि रेवेन्यू आ सके। अब सूरत हाल ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो रॉयल हमाम है, शाही हमाम है, लाहौर फोर्ट है, इसके अलावा वज़ीर खां मस्जिद है, इसके अलावा शाही गुज़रगाह थी, इसके अलावा शाही बावर्ची खाना था और बहुत सारे वहाँ पर जो हैं हवेलियाँ थीं और बहुत सारे ऐसे घर थे, इंडिविजुअल घर थे जिनकी ताज़ीन व आराइश होनी थी। उसमें बहुत सारी यूटिलिटीज़ जो थी, मतलब बिजली थी, सीवरेज था, उसके अलावा पानी के पाइप थे, सुई गैस के पाइप थे, टेलीफोन की तारें थी। इन सब को जो है सेपरेट करके इनकी ओरिजिनल हालत में इनको बहाल करना था। अब हुआ ये कि ये प्रोजेक्ट चलता रहा। अब प्रोजेक्ट की सूरत हाल ये है कि नैब को एक जो है शिकायत वसूल हुई जिसमें कहा गया कि इस एक्ट के तहत अंदरूनी शहर, एक तो पुरानी बिल्डिंग को आपने रिस्टोर करना था, दूसरी नई बिल्डिंग बनाने पर पाबंदी थी, तीसरा किसी भी बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, कोई 200 साल पुरानी है, कोई 300 साल पुरानी है, उसके नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट या तहखाना बनाने पर भी पाबंदी थी।
इस अरसे में कामरान लाशारी साहब, आप उनको जानते हैं, वो CDA में भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, उसके बारे में भट्टी साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, होती साहब भी बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ पर उन्होंने काम ये शुरू किया कि एक तरफ एक्ट के तहत आपने पाबंदी लगा दी, दूसरी तरफ उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग बनाने की गैर कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी। इसके अलावा जो पुरानी बिल्डिंग थी उनके नीचे तहखाने बनाने की इजाज़त दे दी, जबकि इनका मैंडेट था कि इन्होंने पुरानी बिल्डिंग को बहाल करना था, इनको असल हालत में बहाल करके यहाँ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। ये जो आपने कहा कि इनका मैंडेट ये था कि पुरानी बिल्डिंग्स को बहाल करना था, नई बिल्डिंग बना दें तो पुरानी बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है। जो आपने कहा कि बेसमेंट बनाने की इजाज़त नहीं थी, वो भी बनाने की इजाज़त दे दी। तो ये जो सबसे बड़ा क्राइम तो ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं, अगर आप मार्केट में जाएं तो सबसे ज़्यादा पैसे इसके मिलते हैं कि आप किसी को 5 मंजिला 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे दें वहाँ जहाँ पे इजाज़त नहीं है, और फिर वहाँ जहाँ पे दूसरी बिल्डिंग को खतरा है। तो ये जो काम किया है, तो नैब को तो सबसे पहले ये सिलसिला उठाना चाहिए। तो क्या नैब इसी को सबसे बड़ा जुर्म करार दे रही है? जी बिल्कुल होती साहब, बात यह है कि इस नैब के खत में जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा गया है, इन दो चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। नंबर 1 तो हाई राइज बिल्डिंग किस तरह बनाने की इजाज़त दी गई है, दूसरा पुरानी तारीखी जो बिल्डिंग है, जो कौमी विरसा है, उसके बेसमेंट में तहखाने कैसे बनाने की इजाज़त दी गई है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि इस सारे काम में एक तो गैर कानूनी बिल्डिंग बनाने में, दूसरा तहखाने गैर कानूनी बनाने में कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। एक तो कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, दूसरा वहाँ टैक्स भी नहीं लगाया गया, कोई फ़ीस चार्ज नहीं की गई। अब आपको होती साहब मैं बताऊं, ये वाहद प्रोजेक्ट है लाहौर में जिसमें 4 फंडिंग अदारे जो हैं वो गैर मुल्की हैं। वर्ल्ड बैंक है, उसने कर्जा दिया हुआ है, जर्मनी की गवर्नमेंट जो है वो इस पर डोनेशन कर रही है, आगा खां ट्रस्ट जो है वो टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, इसके अलावा USAID ने इस पर बहुत सारे पैसे दिए हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉलर्स आए हैं, और कामरान लाशारी साहब का माजी अगर आप देखें तो ये PHA पार्क्स एंड हार्टिकल्चर इन्होंने जब बनाया था तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को ये साइन बोर्ड लगाने का काम उनके ज़िम्मे लगा दिया था, उनके लगवा दिए थे, जहाँ से इनको माहाना जो है या सालाना जो है लाखों रुपए का किराया घर बैठे बैठाए आ जाता था। ये इतने महाकलाकार हैं। अब इन्होंने जब बिल्डिंग की इजाज़त दी तो डेफिनेटली आप ये नहीं सोच सकते कि ये बिल्डिंग की इजाज़त इन्होंने फी सबीलिल्लाह दे दी होगी, उससे कौमी ख़जाने को भी नुकसान हुआ है, इन्होंने अपनी जेब भी भर ली है। और ये 5 लाख रुपया प्रोजेक्ट तो ये बहुत ज़बरदस्त था। कामरान लाशारी साहब ने इस्लामाबाद में कुछ इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन हर जगह के ऊपर उनके साथ मसला ये रहा है कि वहाँ पे वह कानून और क़वायद ज़ाबित को फॉलो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से FIA के भी उनके खिलाफ कार्रवाई केस बना चुकी है। और अब आप नैब की बात कर रहे हैं, क्या इस केस के अंदर नैब लाहौर की जानिब से कामरान लाशारी साहब को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, या उन्हें कोई नोटिस सर्व किया जा चुका है? जी भट्टी साहब, ऐसे है कि नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद ने ये ख़त लिखा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुरानी साहब को कि ये वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट में शिकायत हैं, जिनमें करप्शन की शिकायत हैं, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की शिकायत हैं, कौमी ख़जानों को करोड़ों रुपए नुकसान पहुँचाने की शिकायत हैं, जिनमें कामरान लाशारी साहब जो हैं मुलव्वस पाए जा रहे हैं, आसफ ज़हीर साहब हैं डायरेक्टर, उन पर इल्ज़ाम है, और शाहिद नदीम साहब। अब ये ख़त चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा गया है और कहा गया है कि हमें तमाम प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन दी जाए, उसके अलावा इस पर अपने कमेंट्स दिए जाए कि ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ, अथॉरिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ, अभी तक इसकी अपडेट्स क्या हैं। डेफिनेटली जब ये सारा रिकॉर्ड जो है नैब इस्लामाबाद के पास पहुंचेगा तो वहाँ से फिर एक रेगुलर इंक्वायरी जो है तहकीकात शुरू होंगी, क्योंकि कामरान लाशारी साहब के हवाले से इस खत में बाकायदा लिखा गया है कि यहाँ इख्तियारात का उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया है और करप्शन की गई है, और इससे करोड़ों रुपए का जो है कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा साहब, लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इसके साथ साथ अहम नुकता, अगर करप्शन नहीं की गई तो फिर अथॉरिटी बायलॉज की खिलाफ वर्जी क्यों की गई है। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलों पर बात करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंतहाई अहम मामला, पाकिस्तानी 3.6 अरब डॉलर का तेल सालाना बाहर से मंगवा रहे हैं।
भट्टी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, 10% तेल हम खुद पैदा कर रहे हैं खाने पीने का, बाकी कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह क्या है? अब फैसल देखिएगा, 10% हम खुद पैदा कर रहे हैं जो मुसलसल कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम 90% अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है एडिबल ऑयल या ऑयल सीड्स। इस इंपोर्ट के नतीजे में होती साहब, जहाँ पे हमें पहले बदतरीन तारीख के करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना है जो कि तकरीबन 18 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, और उसके बाद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर बहुत बड़ा दबाव इस वक्त पड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट ने अपनी इन चीज़ों को रिव्यू करना है कि कौन सी ऐसी गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं या कौन सी ऐसी मेरी गलत पॉलिसियों की वजह से हमारी इंपोर्ट की निशा की बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर दबाव बढ़ता है, उसके बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। ये पेट्रोलियम के बाद दूसरी बड़ी आइटम है ना, पेट्रोलियम और मशीनरी के बाद तीसरी बड़ी आइटम है, और हम सालाना 3 अरब 60 करोड़ डॉलर इस एडिबल ऑयल और उसके साथ ऑयल सीड्स की इंपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं। उसके बाद 2014 के अंदर होती साहब, इसका जो हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम था वो 2 अरब 29 करोड़ डॉलर था, जो कि मतलब 2018 में बढ़कर 3 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है, मुसलसल बढ़ रहा है। अच्छा, इसकी वजह से हम बहुत बुरी मुश्किल सिचुएशन से दो चार हैं। हमारे पास कैपेसिटी बहुत मौजूद है, बहुत बड़ी हमारी मार्केट है, सिर्फ हमारी एक पॉलिसी और गवर्नमेंट की जानिब से इस जानिब प्रॉपर तवज्जो न होने की वजह से हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है। और लोकल लेवल के ऊपर हमने जो किसानों को मोटिवेट करना था, एजुकेट करना था, उनको इंसेंटिव देना था, कोई एक नेशनल प्रोग्राम बनाना था कि वो जो सनफ्लावर है उसकी काश्त में इजाफा करें, बनोला की पैदावार में इजाफा करें, ताकि हमारे पास लोकल लेवल के ऊपर हमारे इसका जो ये बेसिक इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रॉ मटेरियल है मौजूद, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी, ये मुसलसल कम हो रहा है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने पहले इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, एक सर्टेन लेवल पर रखने के लिए इसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी आयद की थी। वो ड्यूटी उन्होंने फिक्स की हुई थी तकरीबन $20 जी। उस वक्त डॉलर का रेट कुछ और था, वो परसेंटेज कम होती हुई इंतहाई निचली सतह पर आ चुकी है, जिसकी वजह से जो लोकल फार्मर है या लोकल इन्वेस्टर्स है वो इस जानिब रागिब नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। असद उमर साहब को एक प्लान बनाना होगा कि नेशनल लेवल के ऊपर आप एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे लोकल लेवल के ऊपर हम अपनी जो इसकी जॉब इसकी हमें चाहिए मटीरियल चाहिए उसके लिए हम फसलें उगा सकें। इसकी वजह से तवज्जो ना देने की वजह से इसी सीजन के दौरान हम गंदम उगाते हैं। पूरे पंजाब और सिंध के अंदर बेहतरीन ज़मीन मौजू है इसके लिए। गंदम सरप्लस है हमारी, गवर्नमेंट को 5-6 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक्स में मौजूद रहती है। गवर्नमेंट जेब से पैसे देकर, सब्सिडी देकर हम उसको एक्सपोर्ट करवाते हैं, जबकि इस चीज़ को तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस गंदम की, सरप्लस गंदम की जो हमें फिर एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, उसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और उसके बाद हम ऑयल सीड को एक्सपोर्ट करके, चीन बहुत बड़ी मार्केट है, मशरिक़ बईद के ममालिक बहुत बड़ी मार्केट है, हम $500 मिलियन सालाना मिनिमम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। उसके साथ साथ हम इसकी जब ऑयल सीड की प्रोडक्शन में बढ़ाएंगे, पोल्ट्री इंडस्ट्री को हम बहुत बड़ी उसकी फीड की तैयारी के लिए हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे पोल्ट्री प्राइसेस भी कम होगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। सिर्फ एक प्रोग्राम आपने तशकील देना है कि आप लोकल लेवल पॉलिसी को आप रिवाइज करें और लोकल लेवल पर किसानों को आप इनकरेज करें ताकि वो इसकी पैदावार में इजाफा करें। शहजाद अली साहब, चेयरमैन सॉल्वेंट एसोसिएशन, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये खुर्दी तेल की पैदावार पाकिस्तान में कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे किसानों को इनकरेज किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। एफसीआ जो है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन, उसने आगे स्टेप लिया है और नई गवर्नमेंट को कहा है कि ये जो $4 बिलियन की तरफ आपका इंपोर्ट बिल जा रहा है, 3rd हाईएस्ट है पेट्रोलियम, मशीनरी, उसके बाद एडिबल ऑयल, इसको कंट्रोल करना होगा। और इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है कि हर मुल्क जहाँ पे ज़राअत होती है उनकी अपनी नेशनल पॉलिसीज होती हैं फूड रिजर्व के लिए। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली ऑयल सीड के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और एक ज़माने में बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत में पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड बना था और उसको बड़ा बाख्तियार बोर्ड बना के उस पर काम शुरू करवाया था और 1 मिलियन एकड़ के ऊपर सनफ्लावर की काश्त शुरू हो गई। लेकिन फिर उसके बाद जैसे हुकूमतें, आपको पता है, माजी में बड़ी तेज़ी से तब्दील होती रही और प्रायोरिटीज चेंज होती रही और वो 1 मिलियन एकड़ की काश्त जो है वो गिर के अब बहुत कम काश्त के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। और उसके नतीजे में हम तेल और खुतनी तेल और जो बीज है ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो एक संगीन मसला पैदा हो गया है कि आपके पास गंदम को आपने सपोर्ट प्राइस देते गए और उसकी कीमत बढ़ाते गए टू दी एक्सटेंट कि आपके पास 4 से 5 मिलियन टन वीट सालाना सरप्लस हो गई है। अब आप उसको पैसे देके $150, $160 की फीड को एक्सपोर्ट करवाते हैं
जबकि आप $400 का $450 का सीड्स इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक वक्त आ गया है जहाँ पे आप वीट के एरिया को रिड्यूस करें, उतनी वीट ग्रो करें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपके पास स्टोरेज नहीं है, बाहर पड़ी हुई गंदम खराब हो जाती है, आपके पास बैंकों से लिमिटें लेके आप बैंकों के पैसों को चोक कर देते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर उसका एक सूद अदा करने का खर्चा होता है। अच्छा शहजाद साहब, असद उमर साहब उनकी टीम आजकल एक मुख्तलिफ पॉलिसीज की तैयारी के हवाले से काम कर रही है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए किस किस्म की पॉलिसी की जरूरत है, और 3 स्टेप्स अगर आप कोई तजवीज़ कर सकें, कोई ऐसे इनिशिएटिव जिनको अडॉप्ट करने से किसानों को इस जानिब रागिब किया जा सकता है, और फौरी तौर के ऊपर इंपोर्ट हम कैसे कम कर सकते हैं एडिबल ऑयल की? फौरी तौर पे आप इनको एक या तो पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड को रिवाइव करना पड़ेगा, और अगर ये डिवॉल्व हो गया आफ्टर 18th अमेंडमेंट तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। ऑन बोर्ड करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को टास्क दें, एफसीआई साथ बैठेगी, उसमें रैशनलाइज करने पड़ेंगे टैरिफ्स को, रिव्यू करना पड़ेगा टैरिफ्स को, ताकि लोकल फार्मर को प्रोटेक्ट, लोकल इंडस्ट्री को कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू, इंडस्ट्री अपने पूरे तरीके से चल रही है सीड इंपोर्ट करके। अब तो हमने सिर्फ ये करना है कि कंज्यूमर भी है, क्रशिंग कैपेसिटी भी है, मार्केट भी है, रखने की गुंजाइश भी है और पैसा भी है। इसको सिर्फ काम ये करना है कि लोकल सीड से इंपोर्टेड सीड को लोकल सीड से हमने ट्रांसफर कर देना है। तो उसका सिर्फ ये होगा कि इनको बैठ के हमारे साथ एक नेशनल ऑयल सीड पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस पॉलिसी के ऊपर अमल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम 3 से 4 साल के अंदर इतना बड़ा जो इंपोर्ट है उसको खत्म कर देंगे और पहले साल से इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है। मतलब 4 साल के अंदर अगर हम अच्छे एक नेशनल सीड्स प्रोग्राम तश्कील दें, उसके बाद शहजाद साहब कह रहे थे कि हम इंपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि $4 अरब सालाना ज़रिए मुबादला की हम बचत कर सकते हैं। जिसमें देखें कि एक सारी दुनिया में डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉप एक फार्मूला है, पाकिस्तान उसको नहीं अडॉप्ट कर रहा। उसमें यह होता है कि जिस पे आपको एक्सपोर्ट करनी है लाजमी तौर पर और अपना ज़र मुबादला बचाना है, वो फसलें हुकूमत ख़ास इंसेंटिव देकर एक इलाका मुख्तस कर देती है कि यहाँ और कोई फसल नहीं होगी, यहाँ पे ये वाली फसल होगी। जिस तरह एक टाइम में डॉक्टरों ने कहा कि जो छली है, इसको क्या कहते हैं, ज्वार जी, इसकी फसल लाजमी है ताकि दवाइयाँ बन सकें, तो अमेरिका में इसके लिए एक पूरा रीजन कि उसमें और कोई फसल नहीं होगी। इसी तरह डेजिग्नेशन ऑफ लैंड पाकिस्तान में भी होगी। बिल्कुल सही। कोयटा से किफ़ायत अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो सिंध के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को लेके तहकीकात हो रही हैं, अब उसका दायरा कार बलोचिस्तान तक फैल गया है। किफ़ायत, क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग बताई जा रही है मुबैना तौर पर? जी बिल्कुल फैसल, जिस तरह से हम सिंध में देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तहकीकात जो है उसका आगाज कर दिया गया और कई बड़े नाम जो हैं वो उसमें इस तमाम तर कारोबार में जो है वो मुलविस पाए गए और उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। तो हम इसी सिलसिले का एक सिस्टम जो है वो बलूचिस्तान में शुरू किया जाना है और इस हवाले से FIA की जानिब से जो है वो खुसूसी तौर पर एक टीम तश्कील दे दी गई है जो कि हवाला और हुंडी के जो कारोबार में मुलविस, जिसके जरिए जो है वो अरबों रुपए जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए हैं, उस हवाले से जो है तहकीकात का आगाज कर लिया गया है। इस मुश्तरका टीम में जो है वो महकमा दाखिला और महकमा खजाना के लोग भी शामिल किए गए हैं। हमारे इंतहाई बावसूख जराए के मुताबिक उनका ये कहना है कि तमाम तर रिकॉर्ड जो वो लोग जो इसमें मुलविस पाए गए हैं, उनके जो अहम नाम है, जो कि सियासतदान जिनमें मुलविस हैं, ब्यूरोक्रेट्स मुलविस हैं, इसके अलावा बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो इसमें मुलविस हैं, उनके हवाले से उनका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया गया है। और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी वो अकाउंट्स जिनके हवाले से शुबा था कि वो इस तरह के कारोबार में मुलविस हो सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी के जिनकी ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती हैं, उसके हवाले से भी तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिए। एक अहम बात ये भी है कि इसमें हमने देखा कि बहुत अहम नाम जो है वो भी सामने आ रहे हैं। हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि अनकरीब जो है वो नेक्स्ट वीक से इस तमाम तर ऑपरेशन का जो है वो आगाज कर दिया जाएगा। डाटा तमाम तर मुकम्मल कर लिया गया है और इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल है और अब कार्रवाई जो है उसका आगाज किया जाना है। एक अहम चीज ये भी इसमें बताई जा रही है कि इसमें वो लोग मुलविस हैं कि जिनकी तरफ से जो है हवाला और हुंडी के हवाले से जो है वो अरबों रुपए बैरून मुल्क, जिसमें चाइना, दुबई और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दीगर जो ममालिक हैं वहां पर भेजे गए हैं और वहां पर इन तमाम तर जो
मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था। इससे जायदादें खरीदी गई, फ्लैट्स खरीदे गए, गाड़ियां खरीदी गई और इनमें कुछ ऐसे कारोबारी अफराद भी मुलव्वस हैं कि जो कि वहीं पर बैठकर यानी कि चाइना, दुबई में बैठकर जो है वो कारोबार कर रहे हैं और अरबों रुपए, करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर हवाला और हुंडी के जरिए जो है ये बाहर बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। इससे पहले हम जब अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था और आमतुरफ जो है वो बहुत ही आसान थी, तो उसमें हम देखते थे कि बड़ी आसानी से जो है वो लोग के जो हुंडी और हवाला का कारोबार करते थे वो जो दुबई से जो ट्रांजैक्शन की जाती थी हवाला और हुंडी के जरिए वो अफगानिस्तान में की जाती थी और फिर उसके बाद जो है वो बासानी बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान पैसा लाया जाता था और उसको यहाँ से इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से पाकिस्तान में जो करप्शन का पैसा था या दीगर कफायत, ये बताइएगा कि हमने माजी के अंदर देखा कोयटा हमेशा बड़ा हब रहा है, ये बलूचिस्तान के वाले से बात करें, वहाँ मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग होती है या बड़े बड़े स्कैंडल्स के अंदर कुछ शख्सियात को पकड़ा गया, जैसे मुश्ताक रईसानी, अरबों रुपए का स्कैंडल था और कहा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करते रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा ये कोयटा या बलूचिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले किसी शख्स के ऊपर या कंपनी के ऊपर हाथ डाला गया हो। अब जब इस मामले के अंदर भी एफआईए तहकीकात करने जा रही है, तो क्या कोई उम्मीद है कि माजी के बरक्स इस मरतबा किसी बड़े ग्रुप के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, उनके ऊपर कामयाबी से हाथ डाला जा सकेगा? बिल्कुल भट्टी साहब, ऐसा है कि इस बार हमारे जब हमने ज़राए से इस हवाले से जब हमने बात की और उनका ये कहना था कि अब जो तहकीकात हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तहकीकात की जा रही है और एक बहुत ही अहम ऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट वीक से जो है वो शुरू कर लिया जाएगा। इसी वजह से जो है वो उन्होंने बहुत जो अहम नाम इसमें मुलविस है उनके नाम बताने से भी गुरेज किया। उनका ये कहना था कि अगर ये स्टोरी डिस्क्लोज होती है तो वो लोग, चूंकि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान एक बहुत ही सेफ साइड समझी जाती थी यहाँ के लोगों के लिए कि जो इस कारोबार में मुलविस होते थे और जब उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन होता था बड़े माफियाज के खिलाफ या दीगर जो जिन्होंने अरबों रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है वो बाहर के मुल्क भेजा, तो उस कारोबार में जो है वो उन सेफ इलाकों का रुख करते थे कि जहां पर ये कार्रवाइयां ना हो सके। तो हम इस बार ये बताया जा रहा है कि बहुत शुक्रिया किफायत अली, आप कोयटा से मौजूद थे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और अब ये ताने बाने सिंध से बढ़ते हुए बलूचिस्तान और अब अफगानिस्तान और दुबई और ये पूरा एक नेक्सस खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक और अहम खबर होती साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे, रेलवे की वो मशीनरी, वो साजो सामान जो अपनी उम्र पूरी कर चुका है। होती साहब, इसकी क्या तफसीलात हैं? कितने इंजन, कितनी बोगियां, कितनी पटरियां? देखिए जी, 2014 तक रेलवे बहुत ज़्यादा खसारे में थी। 2014 के बाद से रेलवे का खसारा 50% खसारा था। अब 50% खसारे से अब सिर्फ 5% खसारे पे आ गई है। 5% अब ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में जो ज़्यादा खौफनाक बात की गई है वो ये कि खसारा होने की वजह से रेलवे अपने काम नहीं कर सकी। तो वो क्या चीज़ें हैं वो अगर नाजरीन को सीधी बता दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये 16,159 माल बरदार गाड़ियां हैं जिनमें से 9,823 की मियाद ख़त्म हो चुकी है और पैसे नहीं हैं कि मज़ीद लाएं। रेलवे का खसारा अब और बढ़ेगा, यानी वापस खसारे की तरफ जाएगी। अब 1822 मुसाफिर कोचेज़ हैं, इसमें से 606 की मियाद ख़त्म हो गई है, मुसाफिर कोचेज़ नहीं है। जो कराची लाहौर पेशावर का ट्रैक है उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। अब उस पर किसी वक्त भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि वो रिप्लेस जल्दी होने वाली नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे ट्रैक हैं 2,955 किलोमीटर, उनकी भी मियाद ख़त्म हो चुकी है, बाकी ट्रैक्स की भी। फिर यह है कि कोट अद्दू, अटक से लेकर कोट अद्दू और कोटरी तक का ट्रैक है वो भी अब तबाही के दहाने पे खड़ा है। फिर जो एक और बड़ा ट्रैक है वो है 1254 किलोमीटर, वो भी तबाही के दहाने पर है। 5 ट्रैक हैं मुख्तलिफ रेलवे के, ये सारे तबाह हो चुके हैं। अब ये जो कोटरी, जैकबाबाद, ताफ्तान, कोयटा ट्रैक है, ये 80% इसकी उम्र ख़त्म हो चुकी है, 80%। अब एक और जो ML3 ट्रैक जिसको कहते हैं वो 970 किलोमीटर है, वो भी तबाह हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान की रेलवे का 90% जो ट्रैक है वो ख़राब हो चुका है। अब पुलों की बात आती है। 13,900 पुलों में से 11,000 पुल जो हैं उनकी पिछले 100 साल में मरम्मत ही नहीं। 11,000 की 13,900 में से 11,000 पुलों की 100 साल में मरम्मत ही नहीं है। अब जब ये सूरत हाल है तो ये बताइए कि इनको क्या काम करना चाहिए था रेलवे को। जो असल बात सामने आ रही है वो ये है कि इनको काम ये करना चाहिए था कि खसारा अगर था भी तो ये पैसे तो आ रहे थे ना, लेकिन खसारा था तो इमरजेंसी क्या थी, इमरजेंसी ये काम करना था। दूसरा, अगर ये खतरनाक हो चुके थे
तो इन पे वार्निंग जारी करनी चाहिए थी। ना इस पे पैसा लगाया गया, ना वार्निंग जारी की। लेकिन किस चीज के लिए पैसा था? बाहर से लोकोमोटिव इंपोर्ट करना, बाहर से बोगियां इंपोर्ट करना, ये काम हुआ है जो पुरकशिश काम था जी। और ये कितना हुआ है पता है आपको? ये हुआ है तकरीबन कोई $50 मिलियन का, $50 मिलियन का ये काम हुआ है। इस काम को छोड़कर ये $50 मिलियन में ये सारी पटड़ियां ठीक हो जाती, ये सारे पुल मुरम्मत हो जाते, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। और ये बड़े ठसे से रिपोर्ट पेश कर दी कि जनाब हमारा खसारा जो है वो पहले 50% था, अब खसारा 5% पे आ गया है। इस दौरान आप खसारे के दौरान, इसी दौरान 14 से लेकर अब तक आप बाहर से बोगियां भी इंपोर्ट करते रहे, आप बाहर से लोकोमोटिव भी इंपोर्ट करते रहे। बट ये सब कुछ इदारे ऐसे रहे कि जिनका डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ रहा, जिनमें एक रेलवे भी है और इसी तरह का एक और इदारा यूटिलिटी स्टोर्स थे जो दिहाइयों तक पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देते रहे, सस्ती अशिया ज़रूरिया पेश करते रहे। लेकिन अब सुनने में ही आ रहा है कि वजारत सनअत और तिजारत ने रोक दिया है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को कि वो ख़रीदारी ना करें। क्या वजह क्या है? इसके पीछे हाथ किसका है? फैसल, ये एक बड़ी दर्द भरी दास्तान है। अब बुनियादी तौर के ऊपर इसके पीछे जो अनासिर हैं इसकी तबाहली के पीछे बैड गवर्नेंस, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मेरिट की पासदारी ना करना, खिलाफ वर्जियाँ, अकबा परवरी के ऊपर 5 सालों के दौरान मुस्लिम लीग नून की दौर हुकूमत में मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स को MD अपॉइंट किया जाता रहा। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब, प्रोक्योरमेंट जो है बैकबोन है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की, वो रोक दी गई है और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि हम इसे बंद नहीं कर रहे, फिर वाकई री इंजीनियरिंग हो रही है तो कैसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मेरा ख्याल है दोनों चीजें एक साथ मुमकिन ही नहीं है कि आप प्रोक्योरमेंट जिस चीज की ट्रेडिंग है, जिसकी आप बाय एंड सेल कर रहे हैं, अगर आप बाइंग नहीं करेंगे तो सेलिंग कहाँ से करेंगे? यूटिलिटी स्टोर्स जो आपका था ये पहले एक होता था स्टेट स्टोर्स होते थे। 1971 में 20 स्टोर होते थे और उन्होंने इसको यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बना दिया। आज तो मेरा ख्याल है 5500 से ज्यादा ये स्टोर्स हैं और उसमें मेरा ख्याल है 15,000 के करीब एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। और ये वो स्टोर जो कि आप गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती थी और सब्सिडी में से ये फेयर प्राइसिंग करके लो प्राइसिंग मटेरियल बेचते थे। और इसका अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट ने इनके लिए एलोकेट की थी 2015-16 में 5 बिलियन और इसके बाद 2016-17 में 7 बिलियन और 17-18 में 4 बिलियन के लिए सब्सिडी एलोकेट की गई थी। मगर 2015-16 में सर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को जिसकी सालाना सेल 80 अरब हुआ करती थी वो खत्म होके 5 से 10 हज़ार रुपए तक रह गई है। इसको दोबारा अपने पांव पे कैसे खड़ा किया जा सकता है? देखिए, पाँव पे खड़ा करना इसका तरीका एक आज यही होता है कि आप उसको प्रोफेशनली मैनेज करें। देखिए, अब्दुल्ला यूसुफ साहब इसके MD होते थे 90s में और उन्होंने बहुत प्रोफेशनली इनको मैनेज किया था। अब इस किस्म के रज़ाक दाऊद साहब या उमर साहब दोनों उनको जानते हैं। इस किस्म के लोगों को आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लाना पड़ेगा ताकि वो आपको रिवाइवल स्ट्रेटेजी और प्लान दे। और मेरा ख्याल है बंद करना कोई मकसद नहीं है या प्रोक्योरमेंट को रोकना कोई मकसद नहीं है। मेरा ख्याल है रज़ाक दाऊद साहब बड़े कोना मश्क बिजनेसमैन है और वो इन चीज़ों को समझते हैं। मेरा ख्याल है कोई एक टेम्पररी फेज होगा। मगर ये मैं आपको बावर कराता चलूँ कि इनकी सब्सिडी जो दी जाती थी ये मेरा ख्याल है आटे में नमक के बराबर है। अगर आपने रिस्ट्रक्चर करना ही है तो आप उन सब्सिडीज को करें जो आप पैसों को देते हैं या फूड सिक्योरिटी की मदद में आप दूसरे इदारों को देते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का स्टेक तो बहुत कम है तो इनको सब्सिडी को देखना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है ये एक अच्छा काम कर रही है, इनको आप काम करने। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बटी साहब, शॉर्टली ये जो एक्सक्यूज गवर्नमेंट की जानिब से है कि हम इसको बेहतर कर रहे हैं, आपको लगता है कि बेहतर हो जाएगी? बेहतर हो सकता है, बेहतर होना चाहिए। इसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, बहुत बड़ा आपके पास चेन मौजूद है। इस अरसे के दौरान बहुत से और बड़े कंपनियां आई हैं जिन्होंने मुनाफा बख्श तरीके से इस सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को भी हर सूरत में काम करना चाहिए। इसको आप एम्पावर करें, मेरिट के ऊपर तकरीरें करें, बिजनेस प्लान दें, आप इसको सक्सेसफुल तरीके से रन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, इकराम होती साहब आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।